नमस्कार बच्चों। आज हम आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो पेपर है एमए फाइनल का, उसमें प्रधानमंत्री जो आपका टॉपिक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसके ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, सैद्धांतिक रूप में भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी गई है, लेकिन राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है। इसीलिए वास्तविक रूप में कार्यपालिका की जो समस्त सत्ता है वो मंत्रिपरिषद में निहित है। राष्ट्रपति के नाम पर मंत्रिपरिषद ही शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग करती है। संविधान का जो आर्टिकल 74 है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। हम अब प्रधानमंत्री पद से जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं और उसकी जो स्थिति है उसके ऊपर पहले प्रकाश डालेंगे। देखिए, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 74, 75, 78, इसमें प्रधानमंत्री के पद से संबंधित, उसकी शक्तियों से संबंधित जो उसकी स्थिति है उस पर उसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 74 जो है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। इसी तरह आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री के पद से संबंधित जो दो आर्टिकल 74, 75 और उसके पश्चात 78, जिसका उल्लेख अभी मैं बाद में आपको करूँगी, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। प्रधानमंत्री का चयन उस दल द्वारा किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, और फिर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये आप सभी जानते हैं। इस प्रकार दल द्वारा चयन पहले होता है और फिर उसकी नियुक्ति बाद में की जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के संबंध में कुछ विशेष प्रकार की स्थितियां रही हैं, जिसको कि हम देखते भी हैं। प्रधानमंत्री जैसे जनता के द्वारा भी प्रधानमंत्री का चयन, यानी जब किसी एक नेता के नाम पर कोई राजनीतिक दल या दलीय गठबंधन लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है, चुनाव जीतता है, तब ये समझा जाता है कि वह स्वयं जनता ने प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन किया है। ऐसा हमने समय समय पर देखा है। और अभी वर्तमान का यदि मैं उदाहरण दूं तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के चयन में भी जनता ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह से आम सहमति के आधार पर भी प्रधानमंत्री का चयन की प्रक्रिया है। यानी प्रधानमंत्री जैसे 64 में शास्त्री जी, 67 में श्रीमती इंदिरा गांधी, 77 में मोरारजी देसाई, 89 में वीपी सिंह, नरसिम्हा राव उसके पश्चात। तो इस तरह से कुछ उदाहरण हैं जिसके संबंध में कहा जा सकता है कि आम सहमति के आधार पर प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया है। लोकसभा के बहुमत दल या बहुमत वाले गठबंधन में नेता पद के लिए चुनाव संघर्ष और प्रधानमंत्री का चयन, इसके आधार पर भी हमने इसके भी दर्शन किए। 1966 में शास्त्री जी के निधन के बाद कांग्रेस संसदीय दल ने श्रीमती गांधी और मोरारजी देसाई, इन दोनों उम्मीदवारों में से श्रीमती गांधी को नेता चुना था। इसी तरह से लोकसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट न हो या आकस्मिक रूप से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन किया जा सकता है। तो जैसे 79 में चरण सिंह, 90 में चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री के पद पर जो चयन हुआ तो इसमें राष्ट्रपति ने अपने स्वविवेक का प्रयोग किया था। तो यानी कुछ स्थितियां हैं जिसको कि हम समय समय पर जिसका हम उल्लेख कर सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की शक्तियां विविध रूपों में, उसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में यदि हम प्रकाश डालें तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री का प्रथम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। इस संबंध में अनुच्छेद जो 75 है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया, जैसा मैंने अभी भी उल्लेख किया था इससे पहले, कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। वस्तु स्थिति यह है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति केवल एक औपचारिकता है और इस संबंध में विभागों के उल्लेख सहित जो भी नाम प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के सामने रखे जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें स्वीकार किया जाता है और उनके नाम के आगे अंकित विभागों का मंत्री उनको घोषित कर दिया जाता है।
प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करते समय प्रशासनिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय, धार्मिक और अन्य बातों का ध्यान में रखना होता है। और कुछ उदाहरणों में प्रधानमंत्री किन्हीं विशेष व्यक्तियों को भी मंत्रिपरिषद में ले सकते हैं और उनकी इच्छा अनुसार विभाग देने के लिए कई बार बाध्य भी होना पड़ता है। देखिए, सामान्यतः अपने सहयोगियों का चयन प्रधानमंत्री अपने विवेक के आधार पर ही करता है। प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्रिपरिषद में ले सकता है जिन्हें दल में कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हो। एक बार मंत्रिपरिषद का निर्माण हो जाने के बाद प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विभागों को परिवर्तित करने के संबंध में लगभग पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिपरिषद का निर्माण ही करता है बल्कि उसका अंत भी करते हैं, वरन उसके संचालन में भी निर्माण, अंत एवं उसके संचालन में भी केंद्रीय स्थिति रखते हैं। यद्यपि मंत्रिमंडल में विभिन्न बातों का निर्णय मतदान के आधार पर होता है, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री का परामर्श ही निर्णायक होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है और मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है, यानी मंत्रिमंडल की कार्यविधि पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहता है। प्रधानमंत्री तथा उसके सहयोगियों के जो पारस्परिक संबंध हैं उसको स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के उक्तियों का सहारा भी लिया गया है। जैसे लॉर्ड मार्ले जो हैं उन्होंने कहा है समकक्षों में प्रथम होता है। विलियम हार्कोट जो हैं उन्होंने नक्षत्रों के बीच उसको चंद्रमा की संज्ञा दी है। जेनिंग्स जो है उन्होंने कहा कि चारों ओर जैसे सूर्य है, जिसके सूर्य के चारों ओर जैसे समस्त ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह की स्थिति भारतीय प्रधानमंत्री की भी है। अब हम लेंगे प्रधानमंत्री और संसद, यानी विशेषतया लोकसभा। देखिए, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री को दोहरा व्यक्तित्व प्राप्त होता है। एक ओर वह मंत्रिपरिषद का प्रधान है तो दूसरी ओर वह लोकसभा का नेता भी है। मंत्रिपरिषद का कोई अन्य सदस्य प्रधानमंत्री की भांति संसद में समस्त मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। शासन की नीति से संबंधित अंतिम और जो अधिकृत भाषण है वो प्रधानमंत्री का ही होगा। संसद में अपने सहयोगियों द्वारा दिए गए भाषण से उत्पन्न गलतफहमियों को भी दूर करना और अपने सहयोगियों के भाषण में संशोधन करने का भी कार्य प्रधानमंत्री करता है। व्यवस्थापन की समस्त कार्यवाही के संचालन में प्रधानमंत्री नेतृत्व प्रदान करता है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री इस बात का निर्णय करता है कि शासन की नीति कार्य रूप में परिणित करने के लिए किन कानूनों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। महत्वपूर्ण कानूनों के लिए विधेयक स्वयं प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के जो सहयोगी हैं उनके द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। दलीय सचेतक द्वारा वे अपने दल के सदस्यों को आवश्यक आदेश भी देते हैं। संसद का अधिवेशन बुलाने और उसको स्थगित करने का कार्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श अनुसार ही करता है और प्रधानमंत्री की एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्ति लोकसभा को विघटित करने की भी है। हालांकि औपचारिक रूप से कार्य राष्ट्रपति का है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति इस संबंध में प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। अब हम लेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध। देखिए, संविधान ने प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति के बीच संबंध स्थापित करने वाले पदाधिकारी की भूमिका प्रदान की है। आर्टिकल जो 78 जो हमारे संविधान का है उसमें प्रधानमंत्री के 3 महत्वपूर्ण कर्तव्य बताए गए हैं। संघ के प्रशासन तथा कानून निर्माण से संबंधित विधेयकों के विषय में मंत्रिपरिषद के निर्णयों की राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी, प्रधानमंत्री के द्वारा सूचना देना। दूसरा, संघ के प्रशासन से संबंध रखने वाले मामलों तथा कानून निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देना जिसे वो मांगे। और नेक्स्ट है कि यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहे तो मंत्रिपरिषद के विचार के लिए कोई ऐसा मामला रखना जिस पर कोई मंत्री अपना निर्णय ले चुका है परंतु जिस पर मंत्रिपरिषद ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया हो। तो इस तरह से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जो आपसी संबंध हैं वो आर्टिकल 78 में विशेष रूप से हमें स्पष्ट होते हैं। सार्वजनिक महत्व के जो मामले हैं उस पर राष्ट्र के प्रधान से यानी राष्ट्रपति से न केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क स्थापित किया जा सकता है, केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क स्थापित किया जा सकता है। कोई भी जो मंत्री है वो प्रधानमंत्री की अनुमति से ही राष्ट्रपति से भेंट कर सकता है। अब हम लेंगे प्रधानमंत्री और राज्य की सरकारें, विशेषतया मुख्यमंत्री।
देखिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारों के संबंध में भी प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पंडित नेहरू महान व्यक्तित्व के धनी थे और उनके प्रधानमंत्री काल में सामान्यतः कोई राज्य सरकार या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के निर्देशों की अवहेलना करने की सोच भी नहीं सकता था। प्रधानमंत्री को राज्य की सरकारों पर जो नियंत्रण प्राप्त होता है उससे संबंधित या ये कहिए कि उसका सबसे प्रमुख कारण प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो उसका जो प्रभाव है, जो राजनीतिक व्यक्तित्व जो है उससे बहुत अधिक पड़ता है। यानी और इसके अलावा कुछ संस्थागत कारण भी हैं जिसके आधार पर प्रधानमंत्री का राज्य की सरकारों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। जैसे केंद्र के एजेंट अभिकर्ता के रूप में राज्यपाल की भूमिका, यानी हम जानते हैं कि राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता के रूप में राज्य में कार्य करता है और राज्यपाल द्वारा समय समय पर राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी जाती है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री उस संबंध में अपनी भूमिका रखता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 356 है उसके आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि केंद्र में जो सत्तारूढ़ जो सरकार है उसके द्वारा इस अनुच्छेद को किस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। राज्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप पत्र प्राप्त होने पर केंद्र को जांच आयोग स्थापित करने या न करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें राज्य सरकारों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता भी रहती है। तो यानी कुछ संस्थागत कारण भी हैं जिसके आधार पर कि प्रधानमंत्री का राज्य की सरकारों पर नियंत्रण स्थापित होता है। तो इस तरह से अब हम ये देख सकते हैं बच्चों कि प्रधानमंत्री की स्थिति, प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो मंत्रिपरिषद के संबंध में, संसद के संबंध में, राष्ट्रपति के साथ उसके संबंधों के संबंध में, राज्य सरकार या मुख्यमंत्री के संबंध में उसकी किस प्रकार की भूमिकाएं रहती हैं। थैंक यू।